ऑल राइट। तो यहाँ तक आए थे हम लोग फ्लोर। तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना कोई। सिंपल डायग्राम, सिक्स मसल का नाम याद रखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए हम स्लो जा रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं, और क्लास में ध्यान रखा जाता है कि वो मेन क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। ये सब डायग्राम्स इजी है आपके लिए, बाद में आप कुछ करके दिखाओगे। अब आता है दूसरा सब हेडिंग, उसका सब डिविजन। तो उसमें डिफिकल्टी ना लगे इसके लिए मैंने थोड़ा बीच में टाइम दिया आपको। सब डिविजन्स ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो सब डिविजन नंबर 1 एंड सब डिविजन नंबर। तो ऊपर का जो ट्रायंगल है ना, ऊपर ट्रायंगल के अपेक्स तक, फिर वहां पे टक टक करके देखो आप। तो दैट पार्ट इज ऑक्सीपिटल पार्ट, पीछे की तरफ जा रहा है, सुपीरियर टेम्पल लाइन की तरफ जा रहा है, ऑक्सीपिटल ट्रायंगल। और नीचे आ रहे हो आप तो लोअर पार्ट क्लेविकल के पास है, तो सुप्रा क्लेविकुलर और सब क्लेविन ट्रायंगल। मैंने ऐसे याद। अब ये कैसा होता है उसको लिखने के लिए पहले मार्क्स होते हैं हमको कि कैसे सब डिवीजन हुआ। सब डिवीजन के लिए एक डायग्राम, यहाँ पे। तो अब इंफीरियर वैल्यू ऑफ होमोहाइड यहाँ पे आएगा, इसकी वजह से एक छोटा ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और ये बड़ा ट्रायंगल ऊपर ऐसा वर्टिकल फॉर्म हुआ, जो स्टर्नोमेस्टोइड, ट्रेपेजियस और इंफीरियर वैल्यू ऑफ होमोहाइड, इनके बीच में आपको दिख रहा है ना। मतलब पहले जो बड़ा एक ही आपने ट्रायंगल बोला था, पोस्टीरियर ट्रायंगल, ऐसा ये पूरा। हाँ, अब उसमें क्या है कि ये नीचे एक लाइन खींच दो तो इसके दो पार्ट हो गए, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ये छोटा सा नीचे जो दिख रहा है ना, ये क्लेविकल के पास है, इसके लिए सुप्रा क्लेविकुलर। अब वहां पे जो थोड़ा सा फ्लोर है ना, थोड़ा क्लेविकल के डीप अंदर गया है, इसके लिए सब क्लेवियन नाम भी आया है, तो आपको कंफ्यूजन होगा। सब क्लेवियन का मतलब यहाँ पे डीप टू द क्लेविकल है। पहले डायग्राम में अगर आपने देखा होगा कि स्कैलेनस एंटीरियर, स्कैलेनस मीडियस, स्कैलेनस पोस्टीरियर, वो मसल थोड़ा क्लेविकल के अंदर से नीचे तक जा रही है, मतलब रीप तक जा रही है। तो फर्स्ट रीप नीचे तक है उधर। तो फिर ऑथर ने सोचा कि सब क्लेवियन मतलब क्लेविकल के डीप है, एक मीनिंग वो निकला उसने। और फिर बोला कि दिखने को तो ये ऐसा ऊपर भी दिख रहा है, तो सुप्रा क्लेविकुलर ऐसा। ठीक है, तो सिंपल वे से आपने क्या किया उसको, ये ऐसा यहाँ पे सर्वोरेस्टर दिखा दिया और ये ट्रेपेजियस दिखा दिया और यहाँ पे क्लेविकुलर दिखा दिया। और ये ऊपर से आने वाली एक सुपीरियर वीडियो को महाइड और एक इंफीरियर वीडियो को महाइड। यहाँ पे एक ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ये इसको डार्क कर दिया आपने। आपने बोला ये ट्रायंगल नंबर 2 है नीचे का, और इसको डार्क कर दिया। इसको ऐसे जाने दिया। अब ये इसका पॉइंट ऊपर था, इसके लिए इसको ऑक्सीपिटल, इसका पॉइंट नीचे था, इसके लिए इसको सुपर क्लेविकुलर। तो वो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको वहां पे एक मार्क, सब डिविजन्स हेडिंग। तो जहां तक हो सके मिस्टेक्स कम करना।
क्योंकि हो सकता है कि कंटेंट में आपका मिस्टेक हो। तो कंटेंट्स ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऐसे हेडिंग आता है, और जहां जहां पे डिफिकल्टी है ना, वहां वहां पे सर आपको हेल्प करेंगे। कंटेंट्स ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल, तो उसके लिए मैंने क्या लॉजिक लगाया, एक टेबल फॉर्म किया और उसमें कॉलम्स बनाए। एक स्ट्रक्चर ऐसे पहले फॉर्म कर लेने का, मुझे सपोज नहीं आता है कंटेंट्स, लेकिन अब मुझे एक दिमाग चलाना है कि कंटेंट मुझे लिखने कंटेंट्स इन द ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, भाई जहाँ पे क्या क्या है और यहाँ पे क्या क्या है, इतना दिमाग में कर लेना है मुझे। तो कंटेंट्स इन द ऑक्सीपिटल ट्रायंगल एंड कंटेंट्स इन द सबक्लेविन ट्रायंगल, ऐसे कर दिया। और इधर सिंपल हेडिंग दे दी, नर्व्स, देन वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स। जो एनाटॉमी के कॉमन स्ट्रक्चर होते हैं उनके नाम मैंने लिख दिए। अब मुझे लिखना है कि भाई यहाँ पर कौन से नर्व्स है, ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में कौन से नर्व्स है, सबक्लेविन ट्रायंगल में कौन से है, यहाँ पे कौन से वेसल्स है, यहाँ पे कौन से वेसल्स है, यहाँ पे कौन से लिम्फ नोड्स है, यहाँ पे कौन से लिम्फ नोड्स है। ये ऐसा करके मुझे प्रैक्टिस करना है। अब उसमें ट्रिक क्या है, आइडिया क्या है सर की, कि फर्स्ट इसमें दोनों का नर्व्स नर्व्स देख लेने का, ऐसा है, ओनली नर्व्स नर्व्स। तो नर्व्स के लिए फॉर्मूला क्या है कि अब देखो, जो ऑक्सीपिटल ट्रायंगल है ना इसमें ऊपर है, मतलब उसको हाथ लगाते लगाते आप चले गए ना ऊपर, और अंदर आपने फिल किया ना, तो C1 C2 C3 शायद C4 ऐसा ऊपर के वर्टिब्रेस आएंगे, और फिर यहाँ से नीचे आ गए आप C5 C6, और ऐसे वहां से लाइन खींच के आप आगे लेके आए, सपोज कोई नर आती है तो वो नीचे की तरफ आ रही है, तो वो फंडा है वहां पे कि आप C1 C2 C3 C4, तो ये चार से ना आपका सर्वाइकल प्लेक्सस फॉर्म होता है, ये आपके नेक का ऊपर का पार्ट है, और ये नर्व ऐसे ऊपर से नीचे आ रही है। तो यहाँ पे कहीं ट्रायंगल है हमारा, अभी यहाँ तक नीचे आने वाला है, यहाँ पे सपोज क्लैविकल है नीचे, और ये ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब C5 C6 C7 T1, इनसे C4 C5 C5 C6 C7 T1 T2, इनसे जो नर्व आती है ना, इससे ब्रैकियल प्लेक्सस फॉर्म होता है। तो these are the cervical nerves, खेल पूरा उसके ऊपर है। जैसे ऑक्सीपिटल ट्रायंगल ऊपर का ट्रायंगल है, तो वहां पे सर्वाइकल प्लेक्सस आएगा, और सबक्लेविन ट्रायंगल है नीचे का, तो वहां पे ब्रैकियल प्लेक्सस आएगा। दो इंपॉर्टेंट प्लेक्सस यहाँ पे फॉर्म हुआ है। सो तो इसका क्वेश्चन आपने अच्छे से किया होगा, ब्रैकियल प्लेक्सस। तो C5 C6 C7 T1, C5 C6 C7 C8 एंड T1, क्योंकि 8 सर्वाइकल होते हैं, तो वो नीचे की तरफ है। तो वो नीचे से जब आ रहे हैं नीचे इधर उनको जाना है, और पोस्टीरियर ट्रायंगल के थ्रू पास होना है, और फिर उनको एक्सिला में जाना है, और फिर वो सब ब्रैकियल प्लेक्सस के ब्रांच निकलते हैं, रेडियल नर्व, अल्ना नर्व, मीडियन नर्व, मस्कुलर नर्व वगैरह वगैरह। ये सब कहानी होने के लिए उनको नीचे उतरना पड़ेगा। अब वो नीचे किससे फॉर्म हो रहा है, C5 C6 C7 C8 T1, तो वो जब नीचे उतर रहे हैं तो नीचे के ट्रायंगल में आ रहे हैं, सब क्लेवन ट्रायंगल। ये मेरा लॉजिक है। अब C1 C2 C3 C4 ये ऊपर है, वहां से वो अगर आगे आते हैं तो वो ऊपर के ट्रायंगल में आते हैं, ऑक्सीपिटल ट्रायंगल। तो नर्व का पहले याद रखना, अगर ये फंडा आपने याद कर लिया ना, तो फिर आप उनका अगर आप पढ़ेंगे तो मस्कुलर ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस, देखो, एंड क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस।
तो सर्वाइकल प्लेक्सिस का ही नाम आता है मस्कुलर ब्रांचेस एंड क्यूटेनियस ब्रांचेस, भले उसके नाम आपको नहीं आते। एंड अपर पार्ट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस, ब्रैकियल प्लेक्सिस की कोई ब्रांच वहां पे नहीं आती है, लेकिन क्या हुआ है कि ट्रायंगल बड़ा है, तो उसने क्या बोला C1 C2 C3 C4 तो रूट सर्वाइकल प्लेक्सिस बन ही गया था, लेकिन C5 C6 भी कुछ हद तक इस ट्रायंगल में आता है। तो आपने देखा होगा कि अपर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस was formed by C5 C6 and middle trunk is formed by the C7 and lower trunk is formed by the C8 and T1। तो थोड़ा सा वो जो C5 C6 वाला पार्ट है बोलते कि वो अपर ट्रंक वाला, वो भी ये ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में आएगा, अपर पार्ट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस। अब वहां पे उस लेवल पे कोई ब्रांच नहीं है उसकी खास। अब नीचे वाले ट्रायंगल में वो C5 C6 का जो अपर ट्रंक है वो नीचे उतर रहा है, C7 नीचे आ रहा है, C8 T1 नीचे आ रहा है, पूरा ऐसा पीछे से हाथ पकड़ के उसको नीचे की तरफ क्लैविकल की तरफ ले गया, तो आपको समझ में आएगा। तो वो आपको दिखना चाहिए सब क्लेवेन ट्रायंगल में। ये देखो आप सब क्लेवेन ट्रायंगल और सुप्रा क्लैविकुलर ट्रायंगल, 3 ट्रंक्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस क्लियरली लिखा है। इसके लिए मैं बार बार वो वहां से उसको नीचे ला रहा हूँ सामने की भाई बराबर है, C5 C6 से बनती है अपर ट्रंक वो नीचे आ गई, और C7 से बनती मिडिल ट्रंक वो नीचे आ गई, और C8 और T1 से बनती लोअर ट्रंक वो नीचे आ गई। तो वो नीचे मतलब यहाँ पे आता है क्लैविकल के पास। 3 टर्न्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस क्लियरली। अब क्या होता है कि ब्रैकियल प्लेक्सस के जो स्टार्टिंग है रूट्स, उससे निकलने वाली जो ब्रांच है नर्व टू साइनस एंटीरियर ब्रांच फ्रॉम द रूट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, क्योंकि शुरुआती पार्ट है ब्रैकियल प्लेक्सस में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें हमको ऐसा बताया जाता है कि ब्रांच फ्रॉम द रूट, मतलब वो यहाँ पे जब तक हम नीचे आते हैं ब्रांच फ्रॉम द ट्रंक, वो भी क्लैविकल के ऊपर है, उसके बाद हम और नीचे आते हैं बोलते ब्रांच फ्रॉम द कॉर्ड, जब तक हम कॉर्ड में आते हैं ना तब तक हम एक्सिला में आ जाते हैं, नीचे क्लैविकल के नीचे आ जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन हमारे ट्रायंगल्स ऊपर है, ध्यान दो, तो वहां कॉर्ड की बात नहीं आएगी। नर्व टू सबक्लेवियस एंड सुपरस्कैपुलर नर्व ब्रांच फ्रॉम द अपर ट्रंक, ट्रंक की बात होगी क्योंकि इस लेवल पे यहाँ पे ट्रंक ही है। आ जाओ दिखा भी देता हूँ, आ जाओ मैडम। अश्विनी, अश्विनी का वैष्णवी, तुमचं पण नाव वैष्णवीच आहे ना, आ जाओ इधर से। अब हम क्या करेंगे, वैष्णवी मैडम, दूसरे वैष्णवी मैडम, अब मान लेते हैं कि इसका जो है ये इधर घुमा, थोड़ा घुमा घुमा घुमा, ये ट्रायंगल को हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर लिया और ये ऐसा कर, ये ट्रायंगल है इसका पोस्टीरियर ट्रायंगल, ठीक है। अब C1 C2 इसको सामने करके दिखा देखना, हाँ, ये जो प्रोमिनेंट होता है ये C7 होता है, तो C7 C5 C4 C3 C1, तो यहाँ से इसको ऐसे लेके आएगा C1 C2 C3 C4, ह्या नर्व इथून इथे येत आहे, तो सर्वाइकल प्लेक्सस फॉर्म करतोय, मग ह्या दिसताना तुम्हाला इथे दिसतं ऑक्सिपिटल ट्रायंगल में, और कुछ पार्ट ऑफ C5 एंड C6 ये सब पीछे से आगे आ रहे हैं, ये ट्रंक फॉर्म हो गई यहाँ पे, दिस इज अपर ट्रंक, C7 forms middle trunk, then C8 and T1 forms lower trunk. थोड़ा इधर से कैमरा की तरफ क्लोज, हाँ ये देखो, ये तो ये सारी नर्व सर्वाइकल नर्व्स है ऊपर से नीचे आ रही है ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में, C1 C2 C3 C4 पीछे से आगे आ रही है। इसके लिए ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में सर्वाइकल प्लेक्सस का ही नाम आता है, उसकी क्यूटेनियस ब्रांचेस, उसकी मस्कुलर ब्रांचेस। अब क्योंकि वहां पे कुछ रूट C5 और C6 का भी आया, तो उसने लिखा कि अपर पार्ट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, बस खत्म। अब जब हम नीचे के ट्रायंगल में आ रहे हैं सब क्लेवेन ट्रायंगल में, तो वहां पे आने तक C5 C6 नीचे आता है, C7 नीचे आता है, और C8 और T1 भी नीचे आता है, बराबर।
अभी नीचे आके यहाँ पे 3 ट्रंक फॉर्म करते हैं, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक और ब्रैकियल प्लेक्सस। ये ब्रैकियल प्लेक्सस की स्टोरी है। क्लेविकल के ऊपर तक उसके ट्रंक फॉर्म हो गए। अब उसके नीचे आप एक्सिला में जाओगे तो फिर उसके बाद में उसके कॉर्ड्स फॉर्म हो गए। ठीक है, चलो थैंक यू। तो ब्रैकियल प्लेक्सस में ट्रंक्स ऑफ brachial plexus, then nerve to serratus anterior, then nerve to subclavius and suprascapular nerve। बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि नर्व टू सेरेटस एंटीरियर ब्रांच फ्रॉम रूट है, नर्व टू सबक्लेवियस ब्रांच फ्रॉम अपर ट्रंक ट्रंक है, क्योंकि मैंने बताया कि वहां पे सिर्फ ट्रंक ही आया है। अच्छा, आप बोलेंगे सर वो दूसरे वो मिडिल ट्रंक लोअर ट्रंक, तो उनकी ब्रांचेस नहीं होती, दे हैव 0 ब्रांचेस। ब्रैकियल प्लेक्सस में सिर्फ अपर ट्रंक की ब्रांच है, और वो भी 2 ब्रांचेस हैं, नर्व टू सबक्लेवियस एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व। तो पहले इसको ऐसे टिक करना पड़ेगा, डिफिकल्ट पार्ट को इजी करना पड़ेगा कि मैं ऐसे टेबल फॉर्म में करूंगा और ऑक्सीपिटल ट्रायंगल सबक्लेवियल ट्रायंगल के नर्व्स नर्व्स पहले लिखूंगा और इसी को फिर रिवाइज करोगे आप, क्योंकि जो 10 टाइम रिवीजन होता है वो रिवीजन का पहला ओरिजिनल स्क्रिप्ट पहले जो है वो करेक्ट होना चाहिए। वही अगर रॉन्ग रहा तो वो रॉन्ग चीज को आप 10 बार रिवाइज करोगे। देखो, 3 ट्रंक्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, nerve to serratus anterior, nerve to subclavius, branch of upper trunk, suprascapular nerve, branch of upper trunk। यहाँ तक मैंने नर्व का पार्ट क्लियर कर दिया कि कैसे वो नर्व वो ट्रायंगल में आ रहा है। बाद में वेसल्स करना है आपको। वेसल्स के लिए दो दो नाम लिखना है आपको सिर्फ, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी। मैंने ऐसा याद रखा, मुझे ऑक्सीपिटल ट्रायंगल के वेसल लिखने हैं, इसके लिए उसके नाम में उसका नाम लिख दो, ऑक्सीपिटल आर्टरी। और रीजन मेरा सर्वाइकल है, इसके लिए ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिख दो। ये एक लॉजिक है। दूसरा ऐसा लॉजिक है कि अंदर से जब सुपरफिशियल ब्रांचेस आए थे स्किन की तरफ, तो अब उल्टा जाके रिवाइज करो कि वहां पे लिखा होगा स्किन सुपरफिशियल फेशिया कंटेनिंग द क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी। तो मैंने बोला था कि इसको अभी मत देखो, इसको बाद में आएगा। तो जो ओरिजिनल आर्टरी जो अंदर बैठे हैं कंटेंट्स में, उनके सुपरफिशियल जो ब्रांच है वो रूफ में आते हैं, क्योंकि वो अंदर से बाहर निकल रहे हैं, वो स्किन की तरफ आ रहे हैं। तो दोनों का लॉजिक एक ही है, और लोकेशन के हिसाब से नाम है। बहुत दूर नहीं सर, ऐसा क्या बता रहे हो आप, ये तो डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है, उधर वो वही लोकेशन है, उसको बार बार सोचने का कि क्या हो सकता है। यहाँ तक कि लिम्फ नोड्स में भी अपर सुप्रा क्लेविकुलर एंड लेसर ऑक्सीपिटल, फिर ऑक्सीपिटल उसके नाम में आता है। वेसल्स के नाम में भी ऑक्सीपिटल आया है, लिम्फ नोड्स के नाम में भी ऑक्सीपिटल आया है, और सुप्रा क्लेविकुलर कॉमन है। इसको कैसे याद रखने का कि ये दोनों इसमें कॉमन आएगा। यहाँ पे अपर सुप्रा क्लेविकुलर आएगा, यहाँ पे लोअर सुप्रा क्लेविकुलर आएगा। तो सुप्रा क्लेविकुलर मींस क्लेविकल के ऊपर जो ट्रायंगल है, कुछ ना कुछ लॉजिक आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। और दो दो का लॉजिक है, दो ही वेसल्स, दो ही लिम्फ नोड्स। अब देखो इसका, देखो फिर समझ में आएगा आपको। वेसल्स में जैसे वहां पे बोला था आपने ऑक्सीपिटल आर्टरी एंड वेन, वैसे इधर इसके ट्रायंगल के नाम से बोलो सबक्लेवियन, क्योंकि सबक्लेवियन ट्रायंगल को देख बोल रहे हो ना आप। तो सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वेन, और वो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन, जो कि सेम सेम है। आप बोलेंगे सर कैसे वो नाम डबल आ रहा है इधर, तो वो क्या है ना, वो दे आर द ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और वो ऐसे नीचे से ट्रेवल करके ऊपर जा रही। तो ऑथर क्या बोलता है कि तुम अगर नीचे के ट्रायंगल से सेक्शन लेंगे तो भी वो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी मिलेगी आपको, और आप अगर ऊपर के ट्रायंगल से भी सेक्शन लेंगे तो भी मिलेगी। तो मैंने याद रखा कि यार दोनों के नाम में कुछ सेम है, और वो है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन। और एक एक कंटेंट जो है वो ट्रायंगल के नाम से सबक्लेवियन आर्टरी एंड वेन। उधर भी जो ऑक्सीपिटल ट्रायंगल था उसमें भी उसके नाम से एक है, ऑक्सीपिटल आर्टरी एंड वेन। अच्छा, लिम्फ नोड्स को कैसे याद रखा जाए, तो लिम्फ नोड्स के नाम में भी सेम है,
अपर सुप्राक्लैविकुलर था, यहाँ पे लोअर सुप्राक्लैविकुलर आएगा, क्योंकि आप क्या है ना अभी नीचे आ गया ट्रायंगल में, ये छोटा ट्रायंगल जो है नीचे है और ये पूरा रीजन उसने सुप्राक्लैविकुलर बना दिया है, ऐसा है। तो वहां पे मैंने याद रखा कि यार ये हेडिंग, क्योंकि ये टेबल मेरे दिमाग में बैठ गया था अभी एज ए स्टूडेंट, सपोज मैं गया एग्जाम देने में, मैंने फिर वहां पे टेबल फॉर्म किया, ट्रायंगल का नाम भी लिख दिया मैंने। अब तब ये आइडिया दिमाग में था कि यार ये यहाँ पे ना ये लिंक नोड में ना सेम सेम लिखना है, सुप्राक्लैविकुलर सुप्राक्लैविकुलर अपर लोअर ऐसा। वो फील्डिंग पहले से लगा के रखी थी, तो कुछ फील्डिंग ऐसे लगा के रखनी पड़ती है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, ये एकदम स्टार क्वेश्चन है ये। और हमारा स्ट्रेटेजी पहले से कैसा रहा है कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसमें हम ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, इसके लिए अपना 100% रिजल्ट लगता है कि कुछ हो ना हो, ज्यादा मार्क्स मिले ना मिले, लेकिन बच्चा पास हो जाता है। अगर जिसको नहीं आ रहा है ज्यादा, और जो होशियार है वो तो स्कोर करता ही है, बट अभी ये क्वेश्चन ये 10 मार्क्स का है, तो इसको 8 या 9 मार्क्स आउट ऑफ 10, इसको 8 और 9 मार्क्स मिलने ही चाहिए मेरे हिसाब से, तो फटाफट मार्क्स का टोटल बढ़ जाता है। इंसान फेल क्यों होता है कि उसका अगर फिर हर तरफ हर एक क्वेश्चन में उसके मार्क्स कटते जा रहे हैं, इधर 4 मार्क्स मिल रहे हैं आपको, किधर 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो फिर वो बहुत लो टोटल हो जाता है। अप्लाइड इंपॉर्टेंस एनलार्जमेंट ऑफ सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड, फिर वो सुप्राक्लैविकुलर ही चल रहा था, तो उसका एनलार्जमेंट हमने वहां पे लिख दिया। दैट इज कॉल्ड एज विर्चॉज नोड्स, वो साइंटिस्ट का नाम है, और उसके दो प्रोनाउंसिएशन है, एकदम बहुत अमेरिकन एक्सेंट में आप उसको बोलोगे तो दैट इज वर्कआउज नोड्स, ऐसा भी बोलते हैं, और एशियन एक्सेंट में बोलोगे तो विर्चॉज नोड्स ऐसा भी बोलते हैं, और स्कैलिनी नोड्स दैट मे बी ड्यू टू द मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ द डिस्टेंट ऑर्गन्स। अब ये हमको पहले से पता होता है, मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट, वहां से कैंसर और ब्रेस्ट वगैरह वो आपने अप्लाइड इंपॉर्टेंस में पढ़ा रहता है। तो यहाँ पे भी किसी भी मैलिग्नेंसी में, किसी भी कैंसर में देर इज अ एनलार्जमेंट ऑफ द ड्रेनिंग लिम्फ, कॉमन सेंस है, बॉडी में कहीं भी कैंसर होता है तो उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज जिस लिम्फ नोड में है वो बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और वो भी कैसा, क्रोनिकली बड़े हो जाते हैं, नॉट फॉर एक्यूट पीरियड और शॉर्ट पीरियड और टेम्पररी पीरियड, बट फ्रॉम 3 मंथ 6 मंथ फ्रॉम 1 ईयर, ऐसा जब दिखता है आपको तो स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ कैंसर। कैंसर को पहचानने का सबसे पहला तरीका ही वो है कि आप पालपेट करके देखते हो कि वो लिम्फ नोड इनलार्ज होता है। वो लिम्फ नोड में ड्रेनिंग कहाँ से आता है, पूरा अपर एक्सट्रीमिटी का वगैरह वहां पे आता है सुप्राक्लैविकुलर का। तो जिस जिस एरिया से ड्रेनिंग आता है तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ वो एरिया को चेक करो, उधर कैंसर है। तो एनलार्जमेंट ऑफ सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड इंपॉर्टेंट है। Then again, lymph nodes are commonly enlarged in tuberculosis or malignant growth of the breast, arm and chest, क्योंकि उसका सब lymphatic fluid वहां पे आता है। ट्यूबरक्यूलोसिस भी क्रोनिक डिसीज है, तो एक पॉसिबिलिटी वो भी है, लेकिन ट्यूबरक्यूलोसिस में मैलिग्नेंसी में बहुत फर्क है। ट्यूबरक्यूलोसिस में उसके बाकी के सिम्टम भी आते हैं, उसका इवनिंग राइजिंग फीवर भी होता है, उसका कफ भी होता है, उसका लॉस ऑफ वेट भी होता है, तो सिम्टम्स अलग अलग होते हैं दोनों इसमें, तो सिम्टम्स से हम पहचान सकते हैं उसको। हाँ मैडम। हाँ हाँ, ठीक है ना सर। फिर आता है टॉर्टिकोलिस, क्योंकि आप उसी रीजन को एक्सप्लेन कर रहे हो, नेक। आपने अच्छा खासा अभी स्टर्नोमेस्टल भी देखा रहता है, तो वही आता है, नेक बेंड्स ऑन वन साइड, जो सर ने वहां पे बताया, बिकॉज ऑफ इंजुरी टू द स्पाइनल एक्सिस नर्व कॉजेज द लॉस ऑफ एक्शन ऑफ स्टर्नोमेस्टल। मतलब देखो कैसे दोनों टॉपिक जुड़े हुए हैं, इसके लिए सीक्वेंस में एक ही लेक्चर में दोनों टॉपिक आ जाते हैं। ये उधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है। स्वेलिंग कॉज्ड बाय लाइपोमा, लाइपोमा मीन्स enlargement of hypertrophy of fatty layer under the skin, तो वो उसके सिस्टिक लेयर फॉर्म हो जाता है। लाइपोमा सिंपल lumps which is formed by the fatty tissues। सिस्टिक हाइग्रोमा, जैसे सिस्ट मीन्स वहां पे accumulation of fluid है नेक में, सो so, सिस्टिक नाम आया वहां पे। फेरेंजियल पाउच और सर्वाइकल रिंग, ये आखिरी के दो मैंने ऐसे याद रखे हैं कि ये बच्चे में जन्म से दिखता है आपको,
ऐसा है, बाकी के तो दो ऊपर के एडल्ट वाले हैं। लेकिन ये जो है फेरेंजियल पाउच एंड सर्वाइकल रिंग, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो से फॉर एग्जांपल सर्वाइकल रिब, अब सर्वाइकल रिब वो है जो एक्स्ट्रा रिब है, और 1000 में एक बेबी को आती है, उसका रेशो ऐसा है। 1000 बर्थ जब होते हैं तो उसमें से एक बच्चे में पहली रिब से भी ऊपर एक रिब एक्स्ट्रा आ जाती है, और उसकी वजह से वो डॉक्टर को इधर स्वेलिंग मिलती है। अब वो स्वेलिंग तो बाहर नेक से दिख रही है बच्चे को, उसको उसने नाम दिया सर्वाइकल, क्योंकि बाहर तो पूरा स्किन वगैरह है। और वैसा ही फेरेंजियल पाउच बोलते हैं कि अ, उसके एम्ब्रियोलॉजी में, उसके ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ दैट फीटस फ्रॉम फर्स्ट मंथ टू 9 मंथ, तो जो नेक है ना वो फेरेंजियल पाउचेस से ग्रो होती है, ऐसा डायग्राम दिखाया जाता है पूरा। आप एम्ब्रियोलॉजी का बुक देखोगे तो वहां का जो फेरेंजियल पाउच है उसको जो एक प्लेन सरफेस मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है, तो वहां पे ऐसा बलून एक स्वेलिंग रह जाता है उस बच्चे में, उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं होती इसके लिए। तो फेरेंजियल पाउच वर्ड ही क्यों आया, ये एम्ब्रियोलॉजिकल वर्ड है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ वाला फिटस का वर्ड है कि जिससे उसकी नेक की ग्रोथ होती है। लेकिन जब तक बर्थ हो जाए तब तक वो पूरा लेवल प्लेन हो जाना चाहिए, ऐसे पहले ऐसे खड्डे खड्डे रहते हैं, सेकंड मंथ में थर्ड मंथ में जब डेवलप होता है, अभी बाद में सब प्लेन दिखता है। तो मैंने ऐसे याद रखा। फिर से एक बार देख लो, ये चार हमने क्या किया, उसको फिर कीवर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया कि भाई पहले पहला कीवर्ड है सुप्रा क्लाविकुलर लिम्फ नोड, दूसरे दूसरे इसमें ट्यूबरकुलोसिस एंड मैलिग्नेंसी, तीसरे इसमें टॉर्टिकोलिस, और चौथे इसमें स्वेलिंग। भाई नेक में स्वेलिंग क्यों होंगे, ऐसा। फिर भी 2 मिनट देता हूँ, जितना हो सके उसको इधर ही याद कर लो कि यार ये चार है, ये ऐसे ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से पहले दो तो लिम्फ नोड से रिलेटेड है। टॉर्टिकोलिस। ये आपका हो गया अप्लाइड इम्पोर्टेंस टर्नोमेस्टेड वाला, उसको भी हमने कवर कर दिया।
पोस्टीरियर ट्रायंगल को एक बार देख लो फास्ट फॉरवर्ड में, डेफिनेशन पार्ट। फिर डायग्राम, तुरंत किसी भी टॉपिक में डेफिनेशन के बाद डायग्राम के लिए स्पेस छोड़ देनी है, अच्छा इंप्रेशन जाता है। फिर बाउंड्रीज, रूफ, कुछ नहीं, हमने याद रखा था स्किन, सुपरफिशियल फेशिया कंटेनिंग सम सुपरफिशियल वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फ नोड एंड डीप फेशिया। फ्लोर, ये रूफ का डायग्राम था। फिर फ्लोर, फ्लोर में 3+3, तीन मसल हॉरिजॉन्टल लाइंस, तीन मसल वर्टिकल लाइंस। क्रूज का डायग्राम, ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला है मैंने। फिर डिविजन्स, और कंटेंट्स आया रे आया कि अपना फॉर्मूला अप्लाई करने का, सीधा टेबल का फॉर्मूला, नहीं तो फिर वो वैसा पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट लगता है। वो इस वाले ट्रायंगल में सर्वाइकल प्लेक्स ज्यादा है, और दूसरे ट्रायंगल में ब्रैकियल प्लेक्सस की ब्रांच आती है। ब्रैकियल प्लेक्सस 2 नंबर में, ब्रैकियल प्लेक्सस 3 नंबर, ब्रैकियल प्लेक्सस अपर ट्रंक की ब्रांच। फिर वेसल्स में उसके नाम से ऑक्सीपिटल, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन। लिम्फ नोड में अपर सुप्रा क्लैविकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल। फिर यहाँ पे वेसल में वही फॉर्मूला, नंबर 2 और नंबर 4 उसको सिर्फ याद रखना है, सेम सेम नाम है, लिम्फ नोड का सेम नाम है, सिर्फ लोअर ट्रायंगल है तो लोअर सुप्रा क्लैविकुलर। और अप्लाइड एनाटोमी में वही, वो लिम्फ नोड से रिलेटेड है। अब आता है आपका एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। फिर डेफिनेशन पार्ट, इट इज a triangular space situated anteriorly to the sternum-mastoid muscle on the side of neck। है ना, इस इसके लिए आज टॉपिक ले रहा हूँ बिकॉज सेम सीक्वेंस में है, वही स्टर्नोमेस्टोइड मसल है। अभी उसके पोस्टीरियरली थे हम, अब उसके एंटीरियरली रहे, वो डायग्राम भी सेम है वहाँ पे। तो डेफिनेशन को टिक कर दो, पहले से जो जो हेडिंग आपको अच्छे से आते हैं उसको टिक कर दो। एंटीरियर ट्रायंगल नंबर 1, डेफिनेशन पार्ट। अपने मन में सोच के देखना, एक सीक्रेट याद रखो, कोई भी वर्ड्स का मेमोराइजेशन उसकी सोच से रिलेटेड होता है, वर्ड्स डायरेक्ट मगअप नहीं होते। आप जब सोच रहे हो कि हाँ यार मैंने वो वाली डायग्राम देखी है ना, वो स्टर्नोमेस्टोइड है ना, वो उसके आगे का पार्ट है, वो एंट्री ट्रायंगल है, तो वो सोच के साथ वर्ड्स को जोड़ रहे हो आप, ऐसा। फिर सेम डायग्राम, बस फर्क इतना है कि पहले क्या था ना, आप इधर थे पीछे, अभी आप आगे हो यहाँ पे। एक मिनट, दिस इज 233।
तो फर्स्ट डायग्राम मुझे ये चाहिए, और इसमें इसको भी ड्रॉ मत करो। एज अ होल हमको ट्रायंगल दिखाना है, सिर्फ ये एक लाइन ये आनी चाहिए ऊपर की, एक लाइन ये आनी चाहिए, एक लाइन ये चाहिए। एंटीरियर ट्रायंगल, पोस्टीरियर ट्रायंगल, ऐसा करके देखेंगे तो एंटीरियर ट्रायंगल के एंटीरियर बाउंड्री में यहाँ पे एंटीरियर मिड लाइन आएगा, और पोस्टीरियर बाउंड्री में एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोमेस्टल, एंड बेस इज नाउ अपवर्ड्स। इसका बेस नीचे था, इसका ऊपर है। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप दो समोसा याद रखो। एक समोसा ऐसा ऊपर से नीचे आ रहा है, और एक समोसा नीचे से ऊपर जा रहा है, उल्टा है। दो बैठे हुए, उसका 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 बेस नीचे है, मतलब नीचे से ऊपर है, ऐसे अपेक्स ऊपर है, इसका बेस ऊपर है। अपेक्स क्या हो सकता है इसका? तो यहाँ पे विच इज फॉर्म एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ एंटीरियर मीडियन प्लेन एंड स्टर्नोमेस्टर। ये यहाँ पे नीचे का जो टेंडन है स्टर्नोमेस्टर का, इसको पकड़ो, एकदम नीचे स्टर्नम के पास, ऐसे खींच के पकड़ो उसको, इसे लटका देके। बस वो पॉइंट जो है ना, वो इसका अपेक्स है। और ऊपर आप चले जाते हो ना, बेस ऑफ मैंडिबल का जो लाइन है पूरा, एंड लाइन ज्वाइनिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल एंड मैस्टर्ड प्रोसेस, ये इमेजिनरी लाइन उन्होंने इमेजिन की है। बोलते हैं अगर आप ऐसा लाइन देखो तो ये पूरा ट्रायंगल का बेस बन जाता है या सुपीरियर बाउंड्री बन जाता है। देखो अच्छी तरह से, बीच में कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, बट इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस द एंगल, अपना एंगल ऑफ मैंडिबल को देखो, ये पॉइंट को, और वहां से वो फिंगर को पीछे पीछे मैस्टर्ड पोजीशन तक लेके जाओ। हाँ? कान के नीचे से लाइन ज्वाइनिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल एंड मैस्टर्ड प्रोसेस, ऐसा। आओ तो एक मिनट, इधर से कैमरे के पास। अब एंट्री ट्रायंगल दिखाना है इसका हमको। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, ऊपर ऊपर, पहले एंटीरियरली मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक एंटीरियर मीडियन मिड लाइन ले लूंगा, ये, ताकि मेरे को नेक को दोनों साइड में डिवाइड करना है। अब एक साइड ये, हाँ, ये ऐसा आ गया। अब ऊपर करो इसको, हाँ। अब देखो ये जो लाइन है स्टर्नोक्लिडो मेस्टोइड का, ये लाइन, अब ये जो खाली स्पेस है ना पूरा, ये पूरा एंट्री ट्रायंगल है आपका बड़ा, ये देखो। और एक ही साइड दिखा रहा तुमको मैं, दूसरी साइड नहीं। अब ऊपर से ना ये ये लाइन जा रही है ना, पेन से हम इसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं कि एग्जैक्टली बाउंड्री लगे। अब यहाँ पे जाने के बाद पीछे कुछ नहीं है, दिस इज एंगल ऑफ मैंडिबल। तो उसने क्या कहा, लाइन ज्वाइनिंग, मतलब डॉट 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 डॉट। देखो लाइन ज्वाइनिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल एंड मैस्टर्ड प्रोसेस, एक हिसाब से मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब ये बड़ा ट्रायंगल बन गया है ऐसा। अब इसमें क्या है ना, तीन साइड आ गए, मतलब इधर से आप देख रहे हो एक साइड से, तो सीधा सीधा एंटीरियरली आ रहा है एंटीरियर मीडियन प्लेन, पोस्टीरियरली आ रहा है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोमेस्टोइड, और सुपीरियरली आ रहा है बेस ऑफ मैंडिबल। ठीक है, एंड लाइन ज्वाइनिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल एंड मैस्टोइड प्रोसेस। ये बार बार बोल रहा हूँ, अभी क्या, अभी तीन बार बोल दिए। अब बोलेंगे सर वो पोस्टीरियर ट्रायंगल कहाँ चले गए? वो इधर पीछे है अभी, इधर बिहाइंड दिस स्टर्नोमेस्टोइड। आया समझ में? अब ये देखो, ये एंट्री ट्रायंगल, ये सामने से उधर घूम जाओ। अब देखो इधर की साइड पूरी खाली है, लेफ्ट साइड। तो पहले तो ये समझना होगा कि दोनों साइड में ट्रायंगल्स प्रेजेंट है आपके, हम एक साइड का ही दिखाते हैं। आ जाओ इधर से, ये आया समझ में? अब स्टेप नंबर 2, थोड़ा सा सामने कर, बस बस। इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे हाइयोइड बोन है, ये पालपेट होता है। तो हाइयोइड
वो उनका रोल इसमें इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा बैठा हुआ है यहाँ पे मिड लाइन में। अब उसने क्या है कि एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, यहाँ पे एक रिंग होती है, और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। ऐसे जो पानी की नाव जो होती है ना, वैसा ट्रायंगल बनेगा ये लंबा छोटा उसमें। तो दिस इज नंबर वन। नंबर टू एक्चुअली, पहला जो इसका सब डिवीजन है वो सबमेंटल ट्रायंगल बनेगा आपका, एंटीरियर डाइगेस्ट्रिक। तो एंटीरियर ट्रायंगल में ये जो छोटा ट्रायंगल है, 2 मिनट के लिए उन्होंने क्या किया, मिड लाइन को हटा दिया। थोड़ा आगे आ जाओ कैमरे के पास। हाँ, अब देखो ये, तो यहाँ पे एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ये देखो यहाँ पे फॉर्म हो गई, और ये ट्रायंगल बन गया, एक छोटा ट्रायंगल। ऑन ईच साइड देयर इज अ एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। दिस इज ट्रायंगल नंबर वन, सब डिवीजन नंबर वन इसको मैं बोलता हूँ। और इधर जो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक एंड मैंडिबल, इससे जो ये लंबा ट्रायंगल बना यहाँ पे मैंडिबल के नीचे, दैट इज ट्रायंगल नंबर टू। और तीसरा ट्रायंगल हायोइड बोन से नीचे जाता है सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड, और नीचे होता है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड। तो सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड की वजह से यहाँ पे आ गया ट्रायंगल नंबर थ्री, दैट इज अ कैरोटिड ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी, ये देखो जिसकी बाउंड्री में पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, स्टर्नोमेस्टोइड दिख रहा है मुझे, और सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड भी दिख रहा है। और ट्रायंगल नंबर फोर, ये वर्टिकल खड़ा ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, जिसमें एक साइड इज फॉर्म बाय द सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड, एक साइड इज फॉर्म बाय द स्टर्नोमेस्टोइड, एंड दिस साइड इज फॉर्म बाय द एंटीरियर मीडियल प्लेन। एक खड़ा ट्रायंगल हो गया। तो इसको आप अच्छे तरह से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। थैंक यू। तो एक एक हेडिंग को टिक करते हुए चलो, अभी हम बिल्कुल स्लोली अच्छे से जा रहे हैं आगे, कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे उसने दिखाने की कोशिश की है, अभी जैसे मैंने बताया ना, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ये डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल ऊपर जो फॉर्म हुआ, ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, जैसे लंबा ट्रायंगल फॉर्म होगा ऊपर, और फिर यहाँ पे कैरोटिड ट्रायंगल फॉर्म होगा। लेकिन वो सब डिविजन है। पहला, इसमें हमको बाउंड्रीज में पहले की तरह लिखना होगा, बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज में एंटीरियर, फिर पोस्टीरियर, फिर सुपीरियर, और बेस, फिर अपेक्स। तो जो अच्छे से आता है ना उसको पहले अच्छे से कर लेना, उसको लिख लेना, करना नहीं कोशिश करें, डिफिकल्टी आएगी तो आगे आएगी। अब इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या, देख रहे हो?
पूरा ट्रायंगल का एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, सुपीरियर बेस और बेस। फिर पूरा 1 मिनट देता हूँ, सोच लो कि सर मुझे ये बाउंड्री समझ में नहीं आ रही। मैं पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ अभी सब डिवीजन की बात नहीं कर रहा। एक कंप्लीट ट्रायंगल जहाँ से वो आपका एंटीरियर से मिड लाइन आ रहा है और ये पीछे से आपका स्टर्नोफ्लोर वेस्टवर्ड ऐसा आ रहा है और फिर ये आपका मैंडिबल ऐसे पीछे जा रहा है, यहाँ पे वेस्टवर्ड प्रोसेस है। ये एंटीरियर पार्ट के हम बात करते हैं, पोस्टीरियर की बात ही नहीं करते। पोस्टीरियर ट्रायंगल हो गया। समझ रहे हो? ये पूरा बड़ा के बड़ा एंटीरियर ट्रायंगल, इसमें क्या एंटीरियर दिख रहा है तुमको, पोस्टीरियरली क्या दिख रहा है, सुपीरियरली क्या दिख रहा है, और अपेक्स। इंफीरियर तो लिखोगे नहीं आप, अपेक्स ही लिखोगे उसको। तो वो मुझे पहले तक करके दिखाओ अच्छी तरह से, फिर आगे बाउंड्रीज ऑफ एंटीरियर ट्रायंगल। उसमें कोई सब डिवीजन नहीं बनाई हमने अभी, पूरा एंटीरियर ट्रायंगल दिखा है, बार बार बोल। समझा तो आगे जाएंगे, है ना। अभी सब डिवीजन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अभी पूरा ट्रायंगल देख लो, पूरा पोस्टीरियर ट्रायंगल, एंटीरियर ट्रायंगल। चले आगे। अब वो सब डिवीजन के समय यहाँ पे वो सुपीरियर वेरिया ऑफ ओमोहाइड डालेंगे, तो उसमें भी थोड़ा सा जॉइंट यहाँ पे करना है। मिस्टेक क्या है ना, ये दूर हो गया थोड़ा सा, उसको ये पॉइंट हाइड का इधर आना चाहिए और ये मसल ऐसे ही जानी चाहिए, तो ये ट्रायंगल लगना चाहिए, मस्कुलर ट्रायंगल। और दूसरा क्या है बीडी चौबे से हमें कि सबमेंटल ट्रायंगल दिखता ही नहीं, वो टीचर को अच्छी तरह से समझाना पड़ता है। देखो यहाँ पे जो बताया उसने, तो ये वन साइड ऑफ नेक है ना। सबमेंटल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है कि जो एक ही है और वो बीच में सेंटर में है। वो दोनों साइड से दो नहीं है, वो है एक। क्योंकि जो चीज मिड लाइन हो, जो चीज सेंटर में हो, वो दो कैसे हो सकती है। तो मैंने इसके लिए ये डायग्राम यूज किया। कमाल है। ये देखो, दिस विल बी द बेस्ट डायग्राम फॉर दैट, ब्यूटीफुल डायग्राम। ये जो अभी इनके नेक के ऊपर ड्रॉ करके दिखाया ना मैंने, वैसा है। और उसके लिए हमने फ्रंट व्यू लिया है उसका पूरा। ये आदमी ऐसा है ऊपर, और वो भी नेक को ऊपर किया है। यहाँ पे हाइट दिख रहा है और दोनों साइड से जाने वाली एंट्री पहले और डायगेस्टिक दिख रही है। तो सेंटर में अपना फिंगर रखने का और वो एक ट्रायंगल को फॉर्म करने का, भाई सबमेंटल ट्रायंगल। और फिर अपने आप से पूछने का कि ऐसा ट्रायंगल मुझे दूसरा बताओ, कैसा पॉसिबल है। हाँ, बाकी के सपोज तुम इधर फिंगर रखोगे, बोलोगे हाँ डायगेस्टिक ट्रायंगल, इधर डायगेस्टिक ट्रायंगल, कैरोटिड ट्रायंगल, कैरोटिड, वो सब आ सकते हैं, ये नहीं आएगा। तो पहला सब डिवीजन ही है उसका सबमेंटल ट्रायंगल। ये हेडिंग हो गया वो। तो अब एक एक ट्रायंगल को चुन चुन के अच्छी तरह से करना पड़ेगा सब डिविजन्स। नंबर 1, सब मेंटल। उसके नाम से उसको पहले समझ लेते हैं। ये जो रीजन है ना आपका, ये मेंटल रीजन है, ऐसा है। तो उसके नीचे वो आया है, इसके लिए एनाटॉमी की लैंग्वेज में उसको सब मेंटल बोलोगे, सिंपल। मैंडिबल चा हा पार्ट मेंटल असतो हे माहिती आहे।
ओके, दूसरा एक पॉइंट सर ने सिखाया आज कि मैंडिबल से एक 2 सेंटीमीटर, 2-3 सेंटीमीटर तक नीचे आओगे तो हाइड बोन मिलेगा तुम्हें, तो वो डायग्राम में दिखा। तीसरा खास पॉइंट इसमें दिखने जैसा है कि नॉर्मल चेहरे में जब हम ऐसे होते हैं तो ये डिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन इस डायग्राम में जब हम ऐसे ऐसे होते हैं तब ये डिस्टेंस बढ़ जाता है। हाँ, तो इसमें फर्क है डायग्राम, ये पूरा मैंडिबल को उसने ऐसा ऊपर किया है, तो वो एंगल को समझने की कोशिश करो, वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। और तीसरा स्टेप, फिर उस डायग्राम को देख के सबमेंटल ट्रायंगल के बाउंड्रीज मुझे लिखना है। तो बाउंड्रीज में लिखूंगे ऑन ईच साइड, दोनों साइड में मुझे क्या मिल रहा है, डायगेस्ट्रिक, एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक, मतलब राइट एंड लेफ्ट दोनों ही मिल रहे हैं। अच्छा, इंफीरियरली क्या मिल रहा है, बेस ऑफ ट्रायंगल कौन फॉर्म कर रहा है, हाँ खुद हाइड बोन फॉर्म कर रहा है। अच्छा, अपेक्स किधर फॉर्म हो रहा है, इधर मीटिंग पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट ऑफ दैट एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक, और मिड पॉइंट ऑफ मैंडिबल, कुछ भी लिख सकते हो, बट अपेक्स इज अपवर्ड्स एंड बेस इज डाउनवर्ड्स। सुंदर है। तीसरा पॉइंट आपको लिखने के लिए आएगा कि भाई इसका रूप बताओ इस ट्रायंगल का। तो उसमें भी आप क्या करोगे, फिर उतना पार्ट में, उतनी पार्ट के ऐसे स्किन, थिक स्किन को ऐसे ऊपर उठा के देखो आप, तो ना वो ऐसी ऐसी स्किन नहीं है, इतनी पतली स्किन नहीं है। अब ध्यान से देखो उसको, उठा के देखो, ए लड़की, इसको ऐसा पकड़ के देखो। सब मेंटल में, सब मेंटल ट्रायंगल ऊपर, तो जाड जाड वाटते ना ते, त्याच्यामध्ये प्लॅटिझमा मसल पण आहे, त्याच्यामध्ये स्किन आहे, सुपरफिशियल फेशिया आहे, डीप फेशिया आहे, प्लॅटिझमा मसल आहे, हे मला असं पकडलं पकडलं कळायला पाहिजे एक. दुसरं, जर तुम्ही स्किन अशी वरती काढली समजा, मग परत प्रेस करून बघा, आतमध्ये काहीतरी आहे, खोल काहीतरी आहे बघा, जे तुम्हाला आतमध्ये जाऊ देत नाही, ओरल कॅव्हिटी जाऊ देत नाही, दॅट इज अ फ्लोर, दॅट इज अ फ्लोर ऑफ द लँग्वेज. हे पोकळ पोकळ वरती जे आहे हे रूफ आहे, पण तुम्ही जे आतमध्ये प्रेस करायचा प्रयत्न करताय, जे तुम्हाला मध्ये जाऊ देत नाहीये, दॅट इज द फ्लोर, डीपेस्ट पार्ट. म्हणजे त्याच्यासाठी, त्या छोट्या ट्रायंगल साठी म्हणतोय आपण आता सबमेंटल, तर त्या फ्लोअर मध्ये आहे मायलो हायड मसल, ती बघा ती, राईट अँड लेफ्ट मायलो हायवेट. मायलो म्हणजे मॅन्डिबल, ती मॅन्डिबल पासून आली हायवेटकडे चालली इन्सर्शनला, म्हणून मायलो हायड असं. म्हणून हळूहळू जावं लागतं अनाटॉमी. जेव्हा स्टडी पण कराल तेव्हा पुन्हा स्वतः तिथे बघावं लागेल तुम्हाला की ते कसं झालं, काय रूफ आहे काय फ्लोअर आहे, कारण लिहायचं तेवढंच आहे. बाउंड्रीज ऑन ईच साइड, बेस, अपेक्स, रूफ आणि फ्लोअर, याच्यामध्येच मार्क्स मिळणार आहेत मला. आणि जितकं सोपं करता येईल तेवढं सोपं करायला लागेल ना मला, कारण 4 सब डिव्हिजन्स आहेत, पुढे 2 तुम्हाला डिफिकल्ट जाणारच आहे, डायग्नोस्टिक ट्रायंगल आणि कॅरोटिक ट्रायंगल. म्हणून माझा प्रयत्न असतो की जे सोपं आहे त्याला आधी क्लिक करून टाकावं. सबमेंटल ट्रायंगल बाउंड्रीज नंबर 1 ऑन ईच साइड, नंबर 2 बेस, नंबर 3 अपेक्स. आता ह्याला असं करून टाकलं पाहिजे म्हणजे तो स्टुडंट चांगला असेल ना, मला हे वाचायची गरज नाही आहे, वाटल्यास थांबायचं परत दिसतंय असं करून घ्यायची रिव्हिजन. Apex is a meeting point of the, at the chin, chin म्हणायचं आहे. व्हेरी गुड. असं रिट्रोस्पेक्शन केलं म्हणजे लगेच स्वतः कळतं. आता यहाँ पे क्या होगा अभी कि सपोज वो हेड को मैंने ऐसे एक साइड में ऐसे इमेजिन किया, तो ये आएगी एंटीरियर बेली, और पोस्टीरियर बेली जो है ना वो स्टाइलॉइड प्रोसेस से आती है, यहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस, और इसको भी ज्वाइन करती है लाइन ज्वाइनिंग एंगल में, फिर ऐसा प्रोक्लास
मेस्ट्रुअल प्रोसेस पासून पण तिथे फायबर येतात. तुम्ही बघा हे असा ट्रायंगल दिसतो का तुम्हाला? असं 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 म्हणजे याला आपण अँड्रो इंफिरियर म्हणूया, याला पोस्टेरो इंफिरियर म्हणजे खाली याला सुपिरियर. anterior belly of digestion, posterior belly of digestion, and superiorly base of mandible. असं असं काय करतो नाव असते ना, नाव सारखं फॉर्म. This is a triangle number 2. That is a digastric triangle. इसको क्या है पीपीटी में ही दिखा दूंगा, मैं इधर ही दिखाऊंगा आपको. ये देखो anterior belly of digastric and posterior belly of digastric. इथं जे ट्रायंगल बनला that is a digastric triangle. उसके superiorly base of mandible line joining the angle of mandible and mastoid process. देख लो ध्यान से, पहले कॉन्सेंट्रेट करो उसको. जिस समय जो ट्रायंगल देख रहे हो उसी को कॉन्सेंट्रेट करो. इधर उधर ध्यान जाना ही नहीं चाहिए. ये जो ट्रायंगुलर स्पेस बनेगी, इधर थोड़ा एंगल को वो गलती से नीचे लेके आए, लेकिन वो पीछे तक जाएगा. सो एंट्रो इंफीरियरली anterior belly of digastric, postero inferiorly posterior belly of digastric, and superiorly base of mandible, and line joining the angle of mandible and mastoid. इसको कभी खाली नहीं छोड़ना. तो मेरे लिए ये होना चाहिए कि भाई इतना तो इजी, ऐसा मैं उसको देख देख के डायग्राम निकाल निकाल के एंटेरो इंफीरियर, पोस्टेरो इंफीरियर, सुपीरियर. हमारा इसका रूट एंड फ्लो. फिर रूफ में वही बात है, वो मैंडिबल के नीचे जो बिल्कुल लग के ट्रायंगल है मैंडिबल को, ऐसा खींच के देखोगे तो वहां पे स्किन सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, प्लेटिस्मा, वो सब मिलेगा. कम से कम वो तो लिख सकते हो. अब अंदर दबाने की फिर कोशिश करेंगे ना, कोई मसल लगेगी तो वो फिर डायग्राम में दिखेगी आपको. फ्लोर किसने फॉर्म किया है भाई? डीप. अब देखना ये पहला वाला जो ट्रायंगल था वो इधर है सामने है. ये जो पीछे जा रहा है दूसरा, ये सब आपका डायगेस्ट्रिक है. तो यहाँ पे माइलॉइड का भी कुछ पार्ट आ रहा है और हायोग्लॉसस का पार्ट आ रहा है. तो डरने की बात नहीं है, 2 मिनट रुक के सोचने का कि यार हायोइड बोन से टंग के तरफ. अच्छा, हायोग्लॉसस, ग्लॉसस में टंग. ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मसल है ऊपर की माइलो हायोइड ऊपर से नीचे आ रही है, और हायोग्लॉसस ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है. हो मॅडम इकडे असं हायोग्लॉसस, ऐसा जंक्शन है दोनों. दिखने में आपको दिख रहा है लेकिन वो अपोजिट है. हायोइड से निकल के टंग के तरफ ऊपर, और ये मसल माइलो हायोइड. हाँ, माइलो मतलब मैंडिबल. तो
वो जो डीप आप प्रेस कर रहे हो अंदर, वो दो है, इसके लिए बता रहा हूँ बार बार। फ्लोर इज फॉर्म बाय द माइलोहाइड एंड हाइड्रोसिस, बस इतना ही लिखना है आपको। तो रूफ और फ्लोर को भी टिक कर दिया आपने, तो कम से कम यहाँ तक आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, ये मैं बोलता हूँ। किसी बच्चे को डिफिकल्टी भी कहाँ तक आए ना, उसका भी एक स्टैंडर्ड हो, वो मैं बोलता हूँ मुझे। और मैंने सैकड़ों स्टूडेंट देखे हैं, इसके लिए मेरे को बहुत सेंटेंस में आता है। कुछ भी बच्चे गलती मिस्टेक ये लेके आते हैं, डिफिकल्टी लेके आते हैं, मैं बोलता हूँ इसमें क्या डिफिकल्टी तेरे को, डायग्राम में तो देख लेना चाहिए। 4 बार तो बोल रहा था मैं बच्चे में, डायग्राम भी नहीं देखी क्या? अब नहीं समझा तो मेरे को पूछा भी नहीं क्या? डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल का नाम भी तो डायगेस्ट्रिक है। और फिर उसमें 1 मिनट और दे रहा हूँ ना, फिर सोचो कि ये इसमें से सर मेरे को ये बाउंड्री याद नहीं है। सामने से देखो या फिर इधर से साइड से देखो, जैसा देखना है वैसा देखो उसको, ये इस यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। डायगेस्टिक ट्रायंगल एंटेरो इंफीरियरली, पोस्टेरो इंफीरियरली, सुपीरियरली, पहले ट्रायंगल को फॉर्म कर लिया, फिर उसके बीच में तो वो स्किन सुपरफिशियल फेशिया, प्लैटिस्माटिक फेशिया वगैरह ले, और फ्लोर। अब देखो एंट्रो इंफीरियरली एंट्री ऑफ डायगेस्टिक, पोस्टरो इंफीरियरली पोस्टीरियरली ऑफ डायगेस्टिक, इसको छोड़ दो। सुपीरियरली बेस ऑफ मैंडिबल एंड लाइन जॉइनिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल टू द नेस्टल प्रोसेस। रूट स्किन सुपरफिशियल फेशिया प्लैटिस्मा एंड डीप फेशिया, मैंने इतना ही बोला, बाकी याद रहे तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं उसकी, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा क्वेश्चन है वो। फ्लोर में माइलोहाइड और हाइड्रोसिस, ये मैंने दिखाए थे। अब मेन आता है उसका कंटेंट्स, जो कि डिफिकल्ट है। तो डायगेस्टिक ट्रायंगल के कंटेंट्स में उन्होंने क्या बताया, कंटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट एंड कंटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट, पहले ये समझना पड़ता है, और यहाँ बच्चों को डिफिकल्टी जाती है। तो एंटीरियर पार्ट मतलब एंगल तक का, वहां पे ऐसे 2-3 फिंगर नीचे से मैंडिबल को दबाओ, तो वो उतने पार्ट वहां पे आप अभी ट्रायंगल में हुआ, और आपका थंब है ना, वो एंगल के पीछे रखो, एंगल के पीछे वो स्टर्नोमैस्टोइड तक, उधर एक ऐसा खड्डा दिख रहा है आपको, मतलब जहां से वो पैरापिट ग्लैंड नीचे उतर रही थी, याद है क्या? उसका अपेक्स था, वो इस ट्रायंगल के पोस्टीरियर पार्ट में आ रहा है, ऐसा आ रहा है समझ में? हमने ऐसे ट्रायंगल ऐसे उसको ग्लैंड को चिपका के दिखाया था इधर, एंड अपेक्स गोज डाउनवर्ड इनटू द नेक एंड इट ओवरलैप द पोस्टीरियर ऑफ डायगेस्ट्रिक वगैरह वगैरह। तो पहला हेडिंग आएगा इन द एंटीरियर पार्ट। अब क्या हुआ कि एंटीरियर पार्ट में वहां पे माइलोहाइड मसल है, और वो उसका फ्लोर है, मतलब मेरा हाथ ऐसा अगर फ्लोर है और कोई चीज इसके ऊपर है, तो वो ये कंटेंट हो जाएगा उसका, स्ट्रक्चर सुपरफिशियल टू द हैंड, वैसे स्ट्रक्चर सुपरफिशियल टू द माइलोहाइड। उसमें आप एक दो चीजें लिखना, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, उसी के नाम से सबमैंडिबुलर लिख लो। फिर फेशियल आर्टरी फेशियल वेन अगर लिख सकते ठीक है, छोड़ दो। माइलोहाइड नर्व एंड वेसल, वो मसल के नाम से लिख सकते हो। अब ये सब कैसा हो रहा है, मैं आपको फिर से इसकी तरफ लेके चलता हूँ। ये देखो, ये स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ अगर मैं ब्लैक पेन से इसके ऊपर कोई आर्टरी ड्रॉ करता हूँ, वो ग्लैंड ड्रॉ करता हूँ, तो इट इज सुपरफिशियल टू द माइलोहाइड, और कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर सुपरफिशियल टू द हायोग्लॉसस है। तो एक एग्जांपल उसका सबमैंडिबुलर ग्लैंड का मैं दिखाई देता हूँ, अच्छी तरह से समझ में आए।
माइलोहाइड मसल और हाइयोग्लॉसिस मसल। अब एक साइड का ही देखेंगे हम पहले, हाँ। मान लेते हैं इस साइड से देख रहे हैं, आपके सामने मैंडिबल भी है, इसको बड़ा ही कर लेता हूँ। ये मैंडिबल दिख रहा है सपोज। अब इसमें ना अंदर माइलोहेड लाइन है, ये रेड कलर में जो हमें दिखा है ना, ये माइलोहेड लाइन है इनर सरफेस पे। और ये आप उसको बाहर से देख रहे हो मैंडिबल, सो बॉडी ऑफ मैंडिबल। तो माइलोहाइड ये ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब मैंडिबल को लग के नीचे आ रही है इसमें, एक साइड से। दिस इज माइलोहाइड। अब मान लेते हैं यहाँ पे हाइड बोन है, और ये इसके इधर से जा रही है हायोग्लॉसिस। एक्चुअल उनका सिचुएशन ऐसा है, एक के पीछे एक छुपे हुए हैं। अब उधर ही आपका वो डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल है ना, वो डायगेस्ट्रिक मसल ऐसे आ रही है ना, एंट्री वेरी ऑफ डायगेस्ट्रिक कुछ। ओके। अब यहाँ पे कुछ याद नहीं भी रहा, सब मैंडिबुलर क्या है। अब मैंडिबल का ही रीजन है, रीजन भी तो मैंडिबल का ही है। तो वो ग्लैंड भी सब मैंडिबुलर ही होंगे, तो वो जे शेप है, ऐसे ऐसा जे है। जे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब आप ऐसे भी देखो कैसे भी देखो, उसको जे शेप बन जाएगा उसका। ठीक है, एक चीज। अब क्या होता है कि उसका जो सुपरफिशियल पार्ट है वो इसके माइलोहाइड के सुपरफिशियली है, मैंडिबल के अंदर छुपा हुआ है, और उसको वाइंड अप करके जा रहा है पीछे से। ये पीछे से ऐसे छुप के, ये देखो ऐसे छुपा है उसको, और ये चले गया मसल के पीछे। हाँ, अब देखो घुमाता हूँ उसको, वो अंदर जो छुपा हुआ है दैट इज अ डीप पार्ट, दिख रहा है। अब देखो फिर से सुपरफिशियल की तरफ आएंगे हम लोग, ऐसे जो सुपरफिशियल पार्ट है ना, वो माइलोहाइड और मैंडिबल दोनों के अंदर दबा हुआ है, और इसीलिए उसको सुपरफिशियल बोला, बिकॉज इट इज सुपरफिशियल टू द माइलोहाइड। और जो अंदर का पार्ट है ना, इट इज डीप टू द माइलोहाइड। इतना सुंदर है, इसके लिए उसने उसको क्या बोला, उसने डीप पार्ट। लेकिन ऐसा होते होते हायोग्लॉसिस मसल भी वहां पे आ गई ना, ये देखो। अब वो जो पीछे हायोग्लॉसिस मसल है, तो वो जो डीप पार्ट है दैट इज सुपरफिशियल टू द हायोग्लॉसिस, ऐसा। अब इसको अगर मैं निकाल दूं पूरा मैंडिबल से, तब दिखेगा आपको, ये देखो। समझो डिसेक्शन करके हमने निकाल ही लिया, तो सुपरफिशियल पार्ट is superficial to the mylohide, and deep part is deep to the mylohide but superficial to the hyaluronic, ऐसा। अब ये सब याद रखना इजी क्यों है, क्योंकि इतना क्लोज हो रहा है मैंडिबल के, इतना क्लोज हो रहा है कि भाई यहाँ पे तो मेरा डायगेस्टिक ट्रायंगल है ना, बिल्कुल मैंडिबल को लग के ही मेरा डायगेस्टिक ट्रायंगल है। कोई सवाल ही नहीं आता है, मतलब याद रखना। तो स्ट्रक्चर सुपरफिशियल टू द माइलोहाइड दैट इज सब मैंडिबुलर, superficial part, and structure superficial to the higher glossus, again deep part of submandibular। मतलब सबमैंडिबुलर ग्लैंड पे मुझे याद आता है। दूसरा मैंने याद रखा, यार मैं इतने देर से माइलोहेड मसल की ही बात कर रहा हूँ ना, तो माइलोहेड नर्व्स एंड वेसल्स। अच्छा, अब ये मैंडिबल के नीचे हाथ लगा के देखो, नेक है पूरा। अब किसी चीज को ऊपर चढ़ना है या नीचे उतरना है, आप देखो, बगैर ये लाइन को क्रॉस किए तो आप कर ही नहीं सकते सामने से। अब मेरा फेस ही ऊपर है ना, तो फेशियल आर्टरी फेशियल, ऐसा भी याद रख सकते हो। कर लो पहले अच्छे से इसको, स्ट्रक्चर सुपरफिशियल टू द माइलोहाइड। कोई जल्दबाजी नहीं रहती मेरे इसमें, ये खास बात है। मैं दिल से चाहता हूँ कि वो बच्चा मेरे साथ में
याद रख रहा है बेचारा, तो मैं क्यों आगे जाऊँ, मैं क्यों भागू ऐसा। कुछ टीचर बड़े डेंजरस होते हैं, जानबूझ के 45 मिनट में वो टॉपिक खत्म कर देते हैं। उनको पता होता है कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, अपन फास्ट जा रहे हैं, उसके सिर के ऊपर से जा रहा है, रुकना चाहिए। वो बोलते नहीं भाई, मेरे को टाइम नहीं, मेरे को टॉपिक फिनिश कर खत्म। मेरा वैसा नहीं है, एक एक पॉइंट, क्योंकि ये समझ के करो कि वो तुम्हारे साथ स्टडी कर रहा है, बच्चे तुम्हारे साथ वो उसको मेमोराइज कर रहा है। सोच लो डायग्राम स्टेप के बाद, फिर हम आगे 2 मिनट देता हूँ। ऐसा ऐसा ट्रायंगल है, ऐसे ऐसे मसल है, ऐसा है। सोच लो। ट्रायंगल हाँ, इसके लिए ना भाई फिर मैंने ये डायग्राम रेफर की, ये जो अभी समझाया आपको जे शेप, तो आप समझ लो कि ये जो पर्सन है ना, ये ऐसा करें, आप मेरे को इस पोजीशन में देख रहे हो, मेरे को सामने से अगर टच करेंगे, मेरा एक पॉइंट आएगा, ये इसका स्किन का पॉइंट है सामने, और वहां पे और प्रेस करेंगे, ये हमारा हेड है, और थोड़ा पीछे जाएंगे तो हायर ग्लासेस, और उसके ऊपर जे शेप, मतलब अपनी लेफ्ट साइड का आप ऐसे दिखाएंगे, तो फिर आपको इजी लगेगा। और छोटे छोटे स्ट्रक्चर नहीं निकाले तो भी चलेंगे, इतना देख लेंगे, ये लाइन स्किन दिखाती है। क्योंकि एग्जामिनर को ना कुछ चाहिए, उसको डायग्राम के फॉर्म में कुछ तो भी चाहिए ऐसा। तुम सिंपल भले निकालो, नहीं एकदम ही ब्लैंक तुम निकालोगे नहीं ना, तो फिर आधे मार्क कट हो जाते हैं ऐसा। कि भाई आपने लिखा कंटेंट्स, अब कंटेंट के लिए ऊपर के डायग्राम डिफिकल्ट है, वो मत ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो बस। स्ट्रक्चर सुपरफिशियल टू द हायर क्लासेस में डीप पार्ट ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड, एक ही याद रखना है। अब आता है पोस्टीरियर पार्ट। क्यों मैंने आपको बोला था कि आपको डिफिकल्ट लगेगा। पोस्टीरियर पार्ट में कुछ ज्यादा कंटेंट्स है, लेकिन 2 मिनट में हम प्रूफ करेंगे कि वो भी इजी है। थोड़ा ध्यान से सुनो। पोस्टीरियर पार्ट में क्या है ना, वहां की नेक की इंपॉर्टेंट आर्टरी, इंपॉर्टेंट वेन और इंपॉर्टेंट नर्व है। मैंने उसको इस एंगल से देखा कि आप मुझे ना भी बोलो उसके कंटेंट्स लिखने के, लेकिन बेसिक अगर जनरल नॉलेज आप नेक तक मेरे को पूछते हो एज ए स्टूडेंट, यार ये नेक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी कौन सी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन कौन सी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व कौन सी है, वो जो आंसर तुम बोलोगे वो वही इधर कंटेंट में आने वाला है, ऐसा बोलता हूँ। इसको कंटेंट बोल के याद मत रखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेगस नर्व बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है, तो वो इंपॉर्टेंट नर्व वहां पाई जाती है। नेक रीजन में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने इंटरनल जुगुलर वेन को सुना नहीं, सिंपल ऐसा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन वहां पे आ गई। अब ऐसा कोई नहीं है जिसने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को नहीं सुना है, मतलब हेड नेक फेस के पूरे रीजन को सप्लाई करने वाली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, जो कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस है। इतना तो बेसिक नॉलेज होता है ना आपको, सर वहां की मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी ना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल है, उसमें से एक्सटर्नल जो है ना
वो बाहर बाहर पूरा सप्लाई करती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ना वो ब्रेन के लिए अंदर चले जाती है, सिंपल। इंटरनल जुगुलर वेन है ना पूरे ब्रेन को ड्रेन करती है नीचे। अब फिर नेक का ही रीजन है जहां पे क्रैनियल नर्व्स वहां से क्रैनियम से स्कल से बाहर निकलती है। उसको भी मैंने फॉर्मूला याद रखा है कि 9, 10, 11, 12, बस डरने की जरूरत ही नहीं। 9, 10, 11, 12। अब कैसा है कि 12 क्रैनियल नर्व को हम कैसे याद रखते हैं? ऑन occasion of the time attractive faces are good visitors and happy, ऐसा रहता है। कोई टीचर इसको गर्म विजिटर्स भी बताते हैं, लेकिन मैं उसको गुड विजिटर्स बोलता हूँ। अट्रैक्टिव फेसेस आर गुड विजिटर्स, जिनको आपने मिलना चाहिए, सिंपल। ये सारे अल्फाबेट्स आपके क्रैनियल नर्व्स को दिखाते हैं। अब इसके पीछे इधर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फीचर में हो गए, 8 फीचर में हो गए, 9 बस कर दिए, 10 लेटर्स, 11 जो है वो एक्सेसरी, और 12 है बस, है ना इंटरेस्टिंग। मन में वो बोलने का और लिखने का ऐसा होगा इसकी बात है। ऑन ऑकेजन ऑफ टी टाइम attractive faces are good visitors and happy। एक बार ये कर ले इधर कोपरे में। अब यहाँ पे सर ने फॉर्मूला क्या बोला है? 9, 10, 11, तो मतलब यहाँ पे ग्लॉस ऑफ हेरेंज आना चाहिए, यहाँ पे लेबल्स आना चाहिए, यहाँ पे एक्सेसरी आना चाहिए, यहाँ पे हाइपोग्लॉस आना चाहिए। ये फॉर्मूला है। मतलब मैंने कैसे याद रखा कि डाइजेस्टिव ट्रायंगल के पोस्टीरियर पार्ट artery, vein, nerve and other structures that are reading underneath। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे देखिए इंटरजुगुलर नर्व्स में 9, 10, 11, 12, इतना आसान। अब 2 मिनट उसको छोड़ दो, भूल जाओ उसको। अब मुझे बताओ कि मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टरी कौन सी है? एक्सटर्नल कैरोटिड, मोस्ट इंपोर्टेंट वेन कौन सी है? इंटरजुगुलर। और नर्व्स को इसमें से दो, पहले नंबर, नंबर से नाम। देखो 2 मिनट में हमने प्रूफ कर दिया कि ये इजी है। फिर एपेक्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड वो भी वहां से पास हो रहा है, देखो पीछे वो डायग्राम में ली। अदर स्ट्रक्चर में आप पैरोटिड ग्लैंड को भी डाल सकते हैं। हाइपोग्लॉसल एक्सेसरी ग्लॉसोफैरिंजियल वैगस, ये यहाँ पे आ गई। एक्चुअली पैरोटिड ग्लैंड का नाम आना चाहिए। हाँ उधर लिखा है पहला नंबर पे एपेक्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड ये। फिर 1 मिनट देता हूँ, वो पोस्टीरियर पार्ट उसका कैसा दिखेगा? इट लुक्स लाइक दिस। एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, और ये आपकी 9, 10, 12, 11। ये इनका भी बड़ा सुंदर है ये एरो की तरफ ध्यान दो आप। अब इमेजिन करो कि वहां पे स्कल है, इमेजिन करो बिल्कुल स्कल है, और वहां से एंट्री एग्जिट हो रहा है, मतलब इंटरनल कैरोटिड वहीं से अंदर जा रही है कैरोटिड कैनाल के थ्रू। स्कल में जो अलग अलग फोरामेन दिखाए जाते हैं आपको, और जुगुलर फोरामेन से इंटरनल जुगुलर बाहर निकल रही है। और ये छोटे छोटे इनके लिए जो है, ये 4 का बंच एक साथ ही बाहर निकल रहा है स्कल से। नेचर ने इतना अच्छा प्लान किया है
कि 9 10 11 12 नंबर के हिसाब से उनको बाहर निकाला है, वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये जो ऐसा ऐसा दिख रहा है बीडी चौरसिया में, बड़ा सुंदर डायग्राम थे उनके कि ये बंच पूरा यहाँ से निकल रहा है बाहर एक साथ में। एक दो रिफिल रिफिल है क्या आपके पास? ये देखो ये स्कल है आपका, और ये कहानी जो हो रही है, ये मैंने बोला ना ऊपर आप स्कल को कंसिडर करो। थैंक यू। अब सपोज ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है और इसको जाना है ना ऊपर, तो यहाँ पे कैरोटिड कैनाल, ये देखो। तो ये जब ऊपर जा रही है तो आपका डायगोनल ट्रायंगल रास्ते में आता है ऐसा, और ये नीचे से ऊपर चढ़ रही है, स्कल की तरफ जाना है उसको, जैसे दिख रहा है यहाँ पे क्लियर। तो मैंने बोला ना उसका ऊपर का पॉइंट देखो, बीडीसी की डायग्राम बहुत अच्छी है क्योंकि उनको वहां पे स्कल नहीं दिखाया, फिर भी स्कल दिखता है, ये उनकी सुंदरता है। उनके जैसे डायग्राम कोई नहीं ड्रॉ कर सकता। एनाटॉमी जो पूरा दिया है हमको वो बीडी चौरसिया ने दिया। तो इसी पॉइंट पे आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दिखती है, अंदर से आप उसको मिडल क्रैनियल फोसा में यहाँ पे देख रहे हो, देखो ये सपोज दिख रहा है। अब इसको ऐसे पकड़ के रखो, पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा से यहाँ से ये नर्व बाहर निकल रही है जुगुलर वेन के साथ, ये पीछे है, डायग्राम में भी वो पीछे है। ये देखो ये खाली रिफिल है, वो भरी हुई रिफिल है। अब नीचे देखो, नीचे निकलने के बाद कितना सुंदर एक के पीछे एक दिखते हैं। वो रिफिल का ना पॉइंट मैंने बाहर निकाला है, ऐसा लगना चाहिए कि अंदर से बाहर आ रही है। अब वो सिर्फ एक रिफिल हमने दिखाई यहाँ पे, आप समझ लो कि वो 4 5 स्ट्रक्चर है, 9 10 11 12 नर्व भी उधर से आते हैं, और उसी जुगुलर फोरामेन से इंटरनल जुगुलर वेन भी आती है। तो छोटे छोटे 5 रिफिल का बंच यहाँ पे समझ लो आप। ये देखो इतना सुंदर है, और मैंने अब स्कल को हटा दिया तो सिर्फ रिफिल दिख रही है आपको। तो वो बीडीसी के डायग्राम में सिर्फ वही दिखता है, कितना सुंदर है। आपको नर्व्स, वेन, आर्टरी वो सब दिख रहे हैं ना। अब देखो मैं स्कल को लेके आ रहा हूँ, जैसा देखना चाहिए उसको। और ये टीचर का रोल है कि वो उसको किस तरह से समझाता है बीडी चौरसिया को कि आर्टरी अंदर जा रही है, वेन बाहर आ रही है। अब ये सब जो कुछ हो रहा है ना, ये डायगेस्टिक ट्रायंगल के पिछले पार्ट में हो रहा है, एंगल के पीछे प्रेस करके देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो छोटी सी जगह है वहीं पे हो रहा है, उसको अंदर प्रेस करो आप। ऊपर ऊपर से हॉलो है, पोकड़ है, अंदर डीप बहुत स्पेस है उसमें, वहां पे सब बंच हो रहा है ये। अब इस बंच की डायग्राम में तुमको दिखाऊंगा, उसको फिर से ध्यान से देखो तुम। और ये होता है टाइम देना, सब्जेक्ट उसको टॉपिक को टाइम देना पड़ता है आपको। अब ध्यान से देखो पूरा, मान लो कि वो सब रिफिल का बंच कैसा हो, ये देखो बिल्कुल समझ लो कि बिल्कुल ऊपर यहाँ पे ही वो स्कल है, और ये वेगस नर्व वगैरह ये सब येलो येलो कलर का बंच वहां से आते हुए आपको, कुछ भी कहो उसको, वो 9 10 11 12 ही है, कोई डरने की बात नहीं है। और यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अंदर जा रही है, और यहीं से इंटरनल जुगुलर वेन बाहर आ रही है। तो मुझे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी दिख रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व दिख रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन दिख रही है। और ये जो डॉट लाइन उसने दिखाया ना, ये पोस्टीरियर बेरिया ऑफ डायगेस्टिक है, खास खास बात। इतना सुंदर है, अगर समझने वाला चाहे तो समझ सकता है। और यहाँ से ऊपर अगर डॉट 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 लेके जाओ तो एंटेरियर बेली बन सकता है। नीचे कैरोटिड ट्रायंगल आएगा, अभी वो अलग ट्रायंगल है। तो डायगेस्टिक ट्रायंगल के ये कंटेंट समझे क्या आपको? तो आगे चलते थे। हाँ, कैरोटिड ट्रायंगल के बाउंड्रीज। अब सुंदरता तो ये है कि चलो इसको भी इजी बना देते हैं। कैरोटिड ट्रायंगल का नाम ही कैरोटिड ट्रायंगल। कोई सिंपल से सिंपल स्टूडेंट भी हो,
तो उसको पता है कि वहां पे इंपॉर्टेंट आर्टरी है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वो सुना रहता है। तो ट्रायंगल का नाम ही कैरोटिड ट्रायंगल, इसमें कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड, ये जो है ये माँ, और ये जो है ना ये बड़ी बेटी है, और ये छोटी बेटी। तो ये पूरी फैमिली है। मैं उसको ऐसे याद रखूँ, एक माँ और दो बेटी। So carotid triangle is named as carotid triangle because it contains the common carotid artery and its bifurcation, internal carotid artery and external carotid artery. पहला तो ये आएगा उसमें। बाउंड्रीज में सुपीरियरली पोस्टीरियर वेली ऑफ डायगेस्ट्रिक एंड stylohide, anterior inferiorly superior valley of omohyoid, and posteriorly anterior border of sternomastoid। तो ये भी डायग्राम से ही इजी रहेगा आपको। अब आपका फोकस यहाँ पे 3 नंबर लिखना है आपने, और ये यहाँ पे रहेगा आपका फोकस। अब देखो, अभी तक हम ऊपर देख रहे थे, यहाँ पे थे हम, इसके लिए सर ने इतना टाइम दिया, डायग्रेस्टिक ट्रायंगल। अब इस लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाओ और अपने आंखों से देखो कि मुझे कौन सी 3 लाइन मिलती है जिससे कि ट्रायंगल बनता है। हाँ, हाँ, फर्स्ट मस्ट वर्ड, वेरी गुड। ये पहला अंडरस्टैंडिंग रहता है, ठीक है, वो क्या लिखना है सुपीरियर इंफीरियर को बाद में लिखेंगे, लेकिन हाँ यार, ये 3 लाइन से ट्रायंगल तो बन रहा है, सिंपल। स्टेप 2, अब उसी को देखते हुए किसको सुपीरियर बोले किसको इंफीरियर बोले। हाँ, इनमें से ऊपर कौन है, ये, नीचे कौन है, ये, और पीछे कौन है, पीछे ये, तो पोस्टीरियरली कौन है। सिंपल, चलो वो तो पढ़ने की जरूरत नहीं। अब क्या होगा कि ये दोनों भी एंटीरियरली आ गए ना, फिर इसको ऐसा बोलो एंट्रो सुपीरियर, और इसको ऐसा बोलो एंट्रो इंफीरियर। सिंपल। तो पहले तो ट्रायंगल को फॉर्म करो, उसकी बाउंड्रीज, कम से कम उतने मार्क्स मिलेंगे आपको। एंटेरो सुपीरियर, एंटेरो इंफीरियर एंड पोस्टीरियर, उसको फॉर्म कर लो पहले। 30 सेकंड देता हूँ, उसको याद रखो। हो गया। अब वही जो स्पेस है, उसी स्पेस में फिर से वो अपने फिंगर से उसको पकड़ के देखो, फिर वहां का रूफ खोलना है आपको, और फिर वहां के रूफ में स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, प्लेटिज्मा वगैरह आएगा सब। और वहां पे आपको क्या करना है, डीप प्रेस करना है फिर से। कुछ तो ऐसा लग रहा है जो हमको अंदर नहीं जाने देगा, और वो है फेरिंग्स। ऐसे lateral wall of pharynx or muscle of pharynx, simple, is a deep structure, the roof and floor, skin, superficial fascia, platysma and deep fascia। फ्लोर में मिडल एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ थैरिंग्स, इतना याद रखो बस।
अब आते हैं कंटेंट्स की तरफ। अब मैं तुमको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जो मेहनत ऊपर लिया डायगोनल ट्रायंगल के लिए, तो वो हमने ऊपर का पार्ट लिखा था सिर्फ। अब उसी डायग्राम का अगर नीचे का पार्ट देखोगे तो आपको कैरोटिड ट्रायंगल के कंटेंट दिखेंगे। सपोज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वेगस नर्व, इंटरनल जुगुलर वेन। तो आप बहुत खुश हो जाओगे क्योंकि वो कंटिन्यूशन में है ना स्ट्रक्चर ऐसा। तो यहाँ कुछ लिखना नहीं है आपको, सिर्फ मेन। हाँ, कॉमन कैरोटिड आर्टरी माँ भी आ जाएगी यहाँ पे। अभी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व एंड हाइपोग्लॉसल नर्व। फिनिश। पीछे से एक्सेसरी भी आती है। इतना सुंदर है। क्या लिखोगे कंटेंट्स में? फोकस ऐसा ही रहेगा, आर्टरी, नर्व, वेन। और वो डायग्राम देख के लिखोगे आप, क्योंकि कॉमन सेंस है। आपने अभी जो 10 मिनट पहले किया रहता है, तो आपका मन बोलेगा ना ये आर्टरी आई कहाँ से, हाँ ये वेन जा रही किधर जा रही है, ये नर्व किधर जा रही है, तो वो तो आएगा ही। तो आप जैसे लाइन को क्रॉस करेगी तो आप बोलेगा यार ये तो कैरोटिड ट्रायंगल में है। अच्छा, दूसरा, वो तो सर ने बोला है कि पूरा माँ बड़ी बेटी छोटी बेटी, वो तो पूरा कैरोटिड ट्रायंगल में, मतलब हर तरीके से आप उसको देखो तो आपको इजी लगेगा। कॉमन कैरोटिड आर्टरी कैसा है, अभी वो यहाँ पे खत्म हो गई ना, तो वो ऊपर नहीं आ रही है डायगोनल ट्रायंगल में ऐसा, वो नहीं आएगी ऊपर। फिर भी देखो, 1 मिनट देता हूँ। तुम्हें आता, तुमसे नेट की कमी है। सब कोई क्या बोलता है? हाँ इधर देखो, मैं ऊपर देखो, देखो ऊपर। गुड। सबसे पहले स्टर्नोमेस्टेट को ले लेना है, तो वो बाउंड्री फिक्स हो जाती है। इसको ले लिया इधर। उसके बाद पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक मैंने लिया है, कि मुझे कैरोटिड ट्रायंगल दिखाना है। यहाँ पे इसका ये रहेगा हाईलाइट, हाईलाइट जोन। और पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक आ गए। और यहाँ से सुपीरियर, ऊपर ऊपर देखो, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहार्ड। ये बन गया ट्रायंगल, कैरोटिड ट्रायंगल। आप बोलेंगे सर डायगोस्टिक, डायगोस्टिक ये ऊपर है डायगोस्टिक, नीचे कैरोटिड है। अब यहाँ पे आप लिटिल फिंगर से भी देखोगे तो पल्सेशन मिलते हैं कॉमन कैरोटिड के, इतना इंटरेस्टिंग है। तो इसको यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं कॉमन कैरोटिड, ऐसे कर ली मैंने। और फिर ऊपर जाने वाले एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड। मैं बार बार यही दिखाना चाहता हूँ कि कैसे वो क्रॉस करके डायगोनल ट्रायंगल में भी जा रही है। और उसकी शुरुआत कैरोटिड ट्रायंगल में हुई है, उसके नीचे यहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये भी मैं दिखा रहा हूँ ऐसा। बाकी स्ट्रक्चर तो वो सब इसके आगे पीछे यहाँ पे छुपे हुए हैं। अब सबके सब मैं ड्रॉ नहीं कर सकता सुपरफिशियल, बिकॉज डीप अलग होता है। थैंक्स। ये देखो वही डायग्राम, बार बार रुक रुक के हम लोग देख रहे हैं। कुछ भी मन में डिफिकल्टी मत लाओ। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टरी, नर्व, वेन,
पैरोटिड ट्रायंगल के बाउंड्रीज। ये कंटेंट की टेबल फॉर्म कर दिया, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। वेन में मुझे सिर्फ इंट्राजुगुलर वेन चाहिए। नर्व्स में वेगस नर्व लिखोगे तो भी चलेगा, उसके साथ एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल बस। अदर स्ट्रक्चर में कैरोटिड शीथ, लिम्फ नोड, ये दे आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। अब आता है फोर्थ ट्रायंगल, लास्ट ट्रायंगल है। दिस ट्रायंगल एनक्लोजेस द इंफ्राहेड मसल, सो द नेम इज मस्कुलर ट्रायंगल। क्योंकि इसमें सिर्फ मसल्स ही है, छोटे 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 मसल्स है, इसके लिए इसको मस्कुलर ट्रायंगल बोला। कोई इंपॉर्टेंट आर्टरी, वेन, नर्व यहाँ पे नहीं। बाउंड्रीज में एंटीरियरली एंटीरियर मीडियन लाइन फ्रॉम हाइड बोन टू स्टर्नम, पोस्टेरो सुपीरियरली सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड, पोस्टेरो इंफीरियरली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोमेस्टोइड, रूफ स्किन सुपरफिशियल फेशिया डीप फेशिया। फ्लोर में वहाँ पे सामने सामने से प्रेस करके देखो आप, तो थायराइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स है, उधर ट्रैकिया भी है और थायराइड ग्लैंड भी है। ये देखो, अब एक साइड से आप देख रहे हो, तो ये लाइन को ना इधर थोड़ा ऐसा एंगल से ले लो। हाँ, एक लाइन ये लो, एक लाइन ये ले लो, और एक खड़ी लाइन ऐसे ले लो, तो ये एंटीरियर बन गया, एंटीरियर मीडियन प्लेन। और पोस्टीरियर सुपीरियरली सुपीरियर वेली ऑफ ओमोहाइड, और पोस्टीरियर इंफीरियरली स्टर्नोमेस्टोइड। एक बार ऐसे ट्रायंगल आपने बना दिया, मतलब आप है ना अभी एकदम सामने आ गए, एकदम मिड लाइन में सामने दोनों तरफ से आ गए। अब ये ट्रायंगल है ना मिड लाइन के इधर भी है और इधर भी है, क्योंकि स्टर्नोमेस्टोइड इधर भी है इधर भी है। स्टर्नोमेस्टोइड को जो नीचे का हिस्सा है ना 3 फिंगर तक, उसको टच करो, समझ लो वहां पे ये ट्रायंगल है उसके आगे, सिंपल। नीचे का हिस्सा वो स्टर्नोमेस्टोइड, उसके पोस्टो इंफीरियरली, और दोनों साइड से प्रेस करो। तो आप अभी ट्रायंगल को प्रेस करो दोनों साइड से। अब क्या है ना कि वहां वहां की छोटी छोटी मसल है, सपोज स्टर्नो हाइड, स्टर्नो थायराइड, होमो हाइड, ये छोटी छोटी ऐसे रिबिन की जैसे एक छोटी रिबिन होती है ना, वैसी मसल। वो कैसा दिखेगा डिसेक्शन में, मसल पहले दिखाता है, सुंदर है ये देखो, स्टर्नो हाइड, स्टर्नो थायराइड, थायरो हाइड। क्योंकि ये हाइड के नीचे है, याद रखो। आप बोलेंगे सर ऊपर तो आप सबमेंटल ट्रायंगल में चले गए, नहीं, सबमेंटल ट्रायंगल के लिए हाइड के ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, अभी हम हाइड के नीचे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बोल देता हूँ अच्छी तरह से, कि बीडीसी ने आपको समझने के लिए सपोज स्टर्नोथायराइड इधर दिखाई इस साइड में, और स्टर्नोहाइड इधर दिखाई, इसका मतलब ये नहीं है कि इधर वो मसल प्रेजेंट नहीं है। बोथ द मसल्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स, बट ही इज जस्ट शोइंग यू टू लुक इट बेटर वे एंड लुक इट इन अ लार्ज सेंस। कि भाई देखो, आप इधर से स्टर्नोहाइड देख लो, स्टर्नोथायराइड देख लो, वो सब राइट एंड लेफ्ट सब होता है। तो और यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज मिल रहा है आपको, ऐसा बटरफ्लाई के जैसा। अब ऐसा है कि इसी मसल के डीप में, मतलब यही प्रेस करोगे आप थायराइड कार्टिलेज के पास, तो आपको ये मिलेगा, तो बटरफ्लाई के जैसे थायराइड ग्लैंड मिलेगा। ये डीप है, वहां पे प्रेस कर रहे हो आप, ट्रैकिया के ऊपर प्रेस कर रहे हो आप। ट्रैकिया का देखो, ये जो इसका स्टमक है, वो सेकेंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग के पास। सिंपल। तो उनके हिसाब से वो थायराइड ग्लैंड उसका फ्लोर है, कंटेंट नहीं है। और वो जो मसल है, सपोज अभी मुझे मसल रखने का, तो मैं 3 फिंगर ऐसे ग्लैंड के ऊपर रख दूंगा। हाँ, तो मसल उसके ऊपर है, तो कैसा है, तुरंत फिर ये डायग्राम। अब इस डायग्राम में ग्लैंड नहीं दिखाएगा, वो मसल दिखाएगा ऐसा।
अब ये शेयर नहीं हुआ, मीटिंग खत्म कर दी। अच्छा खासा रिकॉर्डिंग हो रहा था। प्रूफ हो गया, फ्लोर हो गया। देखो कंटेंट्स में स्टर्नो हाइड्राइड, स्टर्नो थायराइड, उधर का उधर नाम लेने का पूरा स्टर्नम के ऊपर। थायरो हाइड्राइड, ओमो है। Applied importance में arterial surgery of the common carotid artery is done by for the aneurysm, that is dilatation. Aneurysm मतलब डायलेट हो जाती है आर्टरी, ऐसे रुंद हो जाते हैं। और common anterior midline swellings are enlarged submental lymph nodes, thyroglossal cyst and subhyad bursitis, goiter, that is enlargement of thyroid gland, cancer of larynx, then enlarged lymph nodes in the suprasternal region. Tracheostomy, it is an operation in which the trachea is opened and tube is inserted into it to facilitate the breathing. यहाँ पे थर्ड के बाद फोर्थ रिंग के पास कट करते हैं और यहीं से ट्यूब डाल के उसको ऑक्सीजन सिलेंडर से जोड़ देते हैं, ताकि इंसान ऊपर से ब्रीदिंग नहीं कर पाता तो डायरेक्टली यहाँ से ट्रैकिया के थ्रू, यू नो दैट ट्रैकियल ब्रोंकाई goes into the lungs. Carotid sinus present at the termination of common carotid artery and it acts as a baroreceptor and regulate the blood pressure. ये फिजियोलॉजी में हमको baroreceptor, chemoreceptor शॉर्ट नोट आती है। तो carotid sinus, carotid body, that is also present behind the bifurcation of the common carotid artery, acts as a chemoreceptor, chemical changes in the blood. Yes, simple. तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए, उसकी अप्लाइड इंपॉर्टेंस में देखो 3-4 तो मैं लिखता हूँ ताकि फुल मार्क्स मिल जाए।